हेलो, आप सभी को मेरा नमस्ते। वेलकम रागनी विथ स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी आप लोगों से और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो लीजिए मैं टॉपिक लेके आ गई हूँ और एज अ फ्रेंड मैं आपको कोशिश करूँगी समझाने की और मुझे आशा है कि आप वो चीज़ों को समझ पाओगे। और आपको ये बोर्ड पे अगर कुछ मतलब क्लियर नहीं दिख रहा हो तो डोंट वरी, आप उसको ना जूम कर लीजिएगा, जूम करके चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें मैंने लिख रखा है वो मेरे ऐसे 5-6 कॉपी में इधर उधर लिखा पड़ा है। ये जो चीज़ें 4-5 बुक्स में लिखे पड़े हैं इधर उधर, उन सबको कलेक्ट करके मैंने एक जगह पूरा लिखा हुआ है। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। इसमें बहुत सारे PYQ है आपका, यूपीएससी का कुछ क्वेश्चंस PYQ मैंने इसमें डाला हुआ है। आपका टेस्ट सीरीज का क्वेश्चंस है आपका। तो ये बहुत यूरोपीय कंपनी का आगमन, ये वीडियो 3 होगा। तो ये ज़रूर देखिएगा आप और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने इतना मेहनत करके एक जगह सारी चीज़ों को लिखा हुआ है। इससे पहले मैंने वीडियो एक कराया हुआ था, यूरोपीय आगमन का क्रम कराया था, और दूसरा कराया था कि पुर्तगाली से स्पेशली संबंधित क्वेश्चन कराया हुआ था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को देखें। और मैं एक चीज़ आप अभी बताऊँ क्या हुआ कि अभी मैं वीडियो ही शूट कर रही थी, ये मैं पढ़ा रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा नहीं, कैमरा ऑफ हो चुका था और वीडियो शूट नहीं हो पाया था। फिर मैं आपको दोबारा से ये चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे ना डच लिखा हुआ है, डच के बारे में और अंग्रेज़ के बारे में यहाँ पे मेनली हम लोग फोकस करेंगे। तो डच कैसे आया भारत में? तो डच जो है, डच का जो संसद है हॉलैंड में, हॉलैंड ने एक संसद में एक नियम पारित किया था, बोला था कि अधिकार दिया था कि तुम भी जाओ पूर्वी एशिया और भारत में जो है व्यापार करो, और 21 वर्षों के लिए वो साइन कराया हुआ था कि जाओ। तो वहाँ के जो लोग थे वो कंपनी खोल लिया, कहाँ, भारत में आके खोल लिया, कंपनी खोल लिया। और सबसे पहला जो कंपनी उन्होंने भारत में खोला था कारखाना, वो कहाँ खोला था? मसूलीपट्टनम 1602 ईस्वी में, जो आप सबको पता होगा। लेकिन मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो डच है ना, उसको ज़्यादा इंटरेस्ट आपका भारत में नहीं था, तो कहाँ था वो? पूर्वी एशिया में उसका ज़्यादातर इंटरेस्ट था, तो वो उधर से ही मसाला का व्यापार करता था। तो भारत में क्या करता था फिर? तो भारत में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्यतः अगर एग्जाम में पूछता है तो आप लिख लीजिएगा कि सूती वस्त्र के लिए व्यापार करता था, मुख्यतः सूती वस्त्र के लिए भारत में आया था, यहाँ से निर्यात करता था। और बंगाल से क्या करता था? नील भी करता था, शोरा भी करता था, अफीम भी करता था, सूती वस्त्र भी करता था, ये बंगाल से करता था, लेकिन ये सब करता था। मुख्यतः पूछता है तो सूती वस्त्र आप टेक कर दीजिएगा। उसने सोना से निर्मित एक पैगोडा सिक्का भी चलाया। कौन चलाया? तो ये डच ने चलाया। उसके बाद ऊपर भी आप देख रहे हो लिखा हुआ है अन्न कारखाना। तो अगर आप वनडे का कोई एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हो, जैसे SSC हुआ, BPSC टीचर हुआ आपका, उसके बाद आपका बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, और भी कई एग्जाम्स हैं, तो ज़्यादातर ये पूछता है ना कि डच का कौन सा युद्ध हुआ, अंग्रेज डचों के बीच में पेदराग युद्ध कब हुआ था, या पहला कारखाना कहाँ पे खोला था। उसके बाद यही सब मेनली पूछा जाता है। लेकिन अगर आप स्टेट PCS का तैयारी कर रहे हो या फिर UPSC का कर रहे हो, तो उसमें ये भी पूछता है अंदर में फैक्ट में जाके कि बंगाल से क्या चीज़ निर्मित करा था, भारत में कौन कौन सा वो कारखाना खोला था, कहाँ कहाँ पे कारखाना खोला था। तो चलिए एक नज़र में देख लेते हैं कि उसने जो है भारत के मसूलीपट्टनम में तो खोला था, दक्षिण भारत में 1602 में। उसके अलावा आपका करिकाल में कारखाना खोला था, आपका कोचीन में कारखाना खोला था उसने, सूरत में कारखाना खोला था आपका, उसने बिमलीपट्टनम में कारखाना खोला था, हमारे बिहार में कासिम बाजार पटना में कारखाना खोला था, बालासोर में उसने कारखाना खोला था, पुलिकट में कारखाना खोला था। इन सब में अब इन सब चीज़ों को कैसे याद रखें? तो इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है, और उस आइडिया को मैं कैसे बताऊं? ये जो मैंने नाम लिखा है नोट कर लीजिएगा आप। अब उसको कैसे याद रखना है? बिमला नाम की एक लड़की थी जो कहाँ पढ़ने जाती थी? पुल पे चढ़ के वो चाइना जाती थी पढ़ने, चीन जाती थी। क्यों? क्योंकि ना काशिम बाजार पटना में शोर हो रहा था, तो शोर से बालासोर, काशिम बाजार पटना में, कुछ कोचिंग जा रही थी, चीन में जा रही थी, पुल पे चढ़ के जा रही थी। कब जा रही थी? सूरत काल में जा रही थी, जब सूरज उगता था तो उस काल में जाती थी वो। ठीक है, तो इस तरह से याद हो गया क्वेश्चन। बिमला कोचिंग पढ़ने पुल पे चढ़ के जाती थी सूरत काल में। क्यों? क्योंकि बालासोर में पटना के कासिम बाजार में शोर हो रहा था। इस तरह से आपका हो गया।
उसके बाद लास्ट 1764 में बेडरा का युद्ध होता है, जिसमें जो है डचों की हार हो जाती है बुरी तरह से। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, ये पुर्तगाल जो था उससे पहले, डच से पहले, उसको हरा दिया था डच लोग। नौसैनिक शक्ति उसका मतलब पुर्तगाल से ज़्यादा ताकतवर था, उसको हरा दिया था। लेकिन क्या हुआ, दुर्भाग्यवश वो अंग्रेज से नहीं जीत पाया। अंग्रेज सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था, तो उसे नहीं जीत पाया। बेडरा का युद्ध हुआ 1759 में, और ये क्या हो गया, हार गया। और फिर क्या हुआ, अंग्रेज जो है भारत में रह गया। तो डचों का जो है मतलब असफलता का उसके पीछे ना 2-3 कारण था। पहला कारण क्या था कि जो डच का सरकार था, यानी कि हॉलैंड में, उसका नियंत्रण ज़्यादा हो गया था। कंपनियों में जो है भ्रष्टाचार, अधिकारी लोग आ गए थे। तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो देख रहे हो आप, उस बेदरा का युद्ध हो गया तो हार गया। इस तरह से जो है डच का मतलब ख़त्म हो गया। तो एक चीज़ मैं बता दूं, जो ब्रिटिश यूरोपीय लोग था ना, सूती वस्त्र का इतना गहरा प्रभाव छोड़ा ब्रिटिश में कि आगे जाकर जो है एक सूती वस्त्र का केंद्र बन गया लंदन में, मतलब ब्रिटिश में इतना प्रभाव पड़ा था। चलिए, तो ये हम पढ़ लिए इसके बारे में, डच के बारे में इतना ही है, और ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब हम लोग अंग्रेज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, अंग्रेज किस तरह से भारत में आया, किस तरह से वो धीरे धीरे अपना शासन स्थापित कर लिया। स्टार्टिंग में क्या इसका पर्पस था, लेकिन वो क्या से क्या मतलब कहाँ पे कैसे किस तरह से अधिकार किया, तो उन सब चीज़ों को आज डिटेल में पढ़ेंगे अंग्रेज़ों के बारे में। तो पहली चीज़ मैं बता देती हूँ, ये जो अंग्रेज है, बहुत सारी यूरोपीय कंपनी भारत में आई थी, आपको पता है। उसमें अंग्रेज इतना सफल क्यों रहा, उसके पीछे एक रीज़न है सफलता का। क्योंकि वो भारत सहित पूर्वी जो एशियाई देशों में वो व्यापारिक स्वरूप को समझा। वो लिखा हुआ है ना, व्यापारिक स्वरूप को समझा। राजनीतिक सैनिक शक्ति का जो है उसने सहारा लिया। उसके बाद जो है सहारा लिया, उसका जो स्टार्टिंग का फोकस था क्या था, वो स्टार्टिंग में ये नहीं सोचा था कि भारत जाके सीधे शासन करना है। उसका स्टार्टिंग का फोकस मात्र ये था कि भूभाग नहीं था, बस व्यापार करना था, मुगलों के संरक्षण में रह के जो है शांति से व्यापार करना था। ये स्टार्टिंग का पर्पस था। लेकिन धीरे धीरे किस तरह से वो शासन कर बैठता है, चलिए आइए उसको जानते हैं। तो उस समय प्रथम ब्रिटिश यात्री आता है, कहाँ पे आता है, आपका भारत में आता है। उसका नाम रहता है जॉन मिल्डन हॉल। अगर पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में कि प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था जो भारत में आया था, तो ब्रिटिश पूछेगा तो ये आपका जॉन मिल्डन हॉल हो जाएगा। और जैसे डच आया था ना, कॉर्नेलियस हॉटमैन में इंडोनेशिया गया था। अगर पुर्तगाल से पूछ लिया तो आपको पता है वास्को डी गामा आया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 1600 ईस्वी में जो एलिजाबेथ महारानी थी, क्वीन थी विक्टोरिया वहाँ की, ब्रिटिश की, उसने एक संसद में जो एक नियम पारित कर दिया कि तुम लोग भी जाओ, अपना कंपनी खोल सकते हो भारत में जाकर। मतलब 15 वर्षों के लिए बोला कि जाओ, एक कागज़ पे साइन किया कि जाओ अब 15 वर्षों के लिए कारखाना खोल सकते हो। लेकिन क्या होता है, दुर्भाग्यवश 1603 में एलिजाबेथ की जो है मृत्यु हो जाती है। तो अब तो कोई चाहिए कंपनी चलाने वाला, तो जेम्स प्रथम आता है। किस लिए आता है, कंपनी चलाने के लिए आता है जेम्स प्रथम। जब जेम्स प्रथम कंपनी चलाने के लिए आता है तो वो एक दूत को नियुक्ति करता है जिसका नाम रहता है हॉकिंस। और अपने दूत को नियुक्ति करता है और बोलता है कि तुम जाओ अकबर के पास फरमान लेके, ठीक है। तो हॉकिंस जाता है अकबर के पास, लेकिन अकबर के पास जब पहुंचता है 1608 ईस्वी में, तो उस 1605 में ही अकबर जो है मृत्यु हो गई होती है। तो फिर तो जहांगीर ही मिलते हैं। तो जहांगीर किससे मिले, आपका हॉकिंस से मिले 1608 में। उसी वक्त जो है 1608 में है, ब्रिटिश अपना पहला कारखाना सूरत में खोल लेता है। याद रखिए, पहला कारखाना 1608 में कहाँ खोल लेता है, सूरत में खोल लेता है। अब जो हॉकिंस था ना, जहांगीर उससे बहुत ही प्रसन्न हुआ। अब प्रश्न क्यों हुआ, क्योंकि उसको हॉकिंस को फारसी का बहुत ज्ञान था, मतलब अच्छा से जानता था, फारसी भी जानता था, भारत के कुछ धर्म के बारे में जानता था वो। तो जहांगीर जो है प्रसन्न हो गया। और जब जहांगीर प्रसन्न हुआ तो उसको क्या दिया, खान की उपाधि मिल गई। किससे, आपका हॉकिंस को मिल गई। किससे, जहांगीर से मिल गई। अब बात करते सर टॉमस रो की। सर टॉमस रो की बात करते हैं तो 1615 में जो है जहांगीर के दरबार में वो आता है सर टॉमस रो। उसको भी रहने का अनुमति मिल जाता है। तो लेकिन जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो पूछेगा, सर टॉमस रो किसके दरबार में आया था, ये क्वेश्चन बनता है। तो 1615 में जहांगीर के दरबार में आया था, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद क्या हुआ कि वो जब अनुमति मिल गया उसको रहने के लिए, तो वो विभिन्न क्षेत्रों में जो है वो अपना व्यापारिक जो है कारखाना स्थापित करने की सोचने लगा। अधिकार कर लिया विभिन्न क्षेत्रों में, वहाँ पे क्षेत्रों में अधिकार कर लिया। उसके बाद जो है ना, मैग्नी कार्टा देख रहे हो आप, अधिकार पत्र 1717 को फर्रुखशियार का कहते हैं। मैग्नी कार्टा अधिकार पत्र 1717 में कहते हैं, उसी को मैग्नी कार्टा कहते हैं। और फर्रुखशियार का था अधिकार पत्र। उसके फर्रुखशियार के दरबार में कौन आता है, आपका जॉन सरमन आता है। और फर्रुखशियार जो है बम्बई सिक्का चलाता है पूरे भारत में।
और मैग्नी कार्टा क्यों कहते हैं इसको, देखिए इसके पीछे रीज़न है। फर्रुखशाह क्यों दे दिया, जब फर्रुखशाह बीमार पड़ा था तो अंग्रेज़ों का जो दूत था उसके द्वारा सफलतापूर्वक उसका इलाज किया गया था, किसका, फर्रुखशाह का। तो उसकी खुशी में वो जो है पूरा बंगाल को दे देता है 3000 का वार्षिक टैक्स पे कि तुम जाओ बंगाल अब मुक्त व्यवहार करो, ये इसलिए हुआ था। और उसने पूरे बम्बई में सिक्का भी चलाया था उसने, फर्रुखशाह ने, मैग्नी कार्टा उसको कहते हैं फर्रुखशाह का। अब दक्षिण में एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं बोलना भूल गई। अंग्रेज जो है 1632 में क्या हुआ कि 1632 में गोलकुंडा का जो राजा था उसे सुनहरा फरमान प्राप्त कर लिया और 3000 यहाँ पे है ना 500 पैगोडा के वार्षिक टैक्स की दर पे जो है वहाँ पे एक आपका बंदरगाह पे जो है अपना कारखाना स्थापित कर लिया। एक बंदरगाह को कब्जे में ले लिया अंग्रेज वहाँ पे। और गोलकुंडा का उसमें शासक कौन था, अहमदुल्ला शाह था, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, अब्दुल्ला कुतुब शाह जो वहाँ का शासक था। बंदरगाह वहाँ ले लिया, फर्रुखशाह से वो हुगली ले लिया। यहाँ तक समझ में आ गए। अब आता है कि दक्षिण में जो पहला कारखाना खोला था आपका ब्रिटिश, वो कहाँ खोला था, मछलीपट्टनम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, दक्षिण में पहला कारखाना कब खोला था, तो 1611 में खोला था। कहाँ पे, मछलीपट्टनम में खोला था। उसके बाद चंद्रगिरी के राजा वहाँ पे थे, कोई चंद्रगिरी का राजा, उससे क्या हुआ कि उसने जो है ना एक आपका मद्रास पट्टे पर दे दिया। चंद्रगिरी का राजा जो है मद्रास को क्या कर दिया, पट्टे पे दे दिया। तो जब पट्टे पे उसको दे दिया तो बाद में क्या बना लेता है, सेंट जॉर्ज वहाँ पे किला बना लेता है मद्रास में, कौन, तो वो आपका अंग्रेज बना लेता है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कि अब क्या होता कि 1661 में क्या होता है, सुनिए ध्यान से। पुर्तगाली राजकुमारी रहती है, कैथरीन नाम रहता है, और ब्रिटिश का एक राजकुमार रहता है जिसका नाम रहता है चार्ल्स द्वितीय। अब इन दोनों का ना वैवाहिक संबंध हो जाता है। तो जब वैवाहिक 1668 में, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने 1668 में जो है मतलब क्या करता है, जब वैवाहिक संबंध होता है तो जैसे दहेज डॉरी होता है ना, तो वो दहेज में जो है पुर्तगाली बम्बई को दे देता है, किसको, अपने जमाई को, वही हुआ ना राजकुमार द्वितीय को। जब वो दहेज में देता है तो राजकुमार द्वितीय क्या करता है कि उसको, वो तो राजा रहता है लेकिन कंपनी तो उसको भारत में चल रहा होता है, तो वो राजा क्या किया, उस बम्बई को कंपनी को दे दिया 10 पाउंड के वार्षिक दर पे 1668 में। इस तरह से हो गया। यहीं पे एक पॉइंट ऐड कर लीजिए। तो अंग्रेज देखिए किस तरह से पुर्तगाली को तो विवाह करके अपना ले लिया कब्जे में, डच को जो है वेडरा के युद्ध में हरा देता है वो। उसके बाद आपका फ्रांसीसी को वॉन्टिवास युद्ध पड़े होंगे उसमें हरा देता है, और उसके बाद आपका डेनमार्क स्वीडन को खरीद लेता है। तो ऑब्वियसली अंग्रेज का ही तो हो जाएगा ना, पूरा क्षेत्र किसका हो गया, अंग्रेज का हो गया। इस तरह से वो शासन करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि और उसके बाद क्या होता है कि अंग्रेज़ों को लगता रहता है क्या कि मुगलों जो है ना उससे ज़बरदस्ती चुंगी कर वसूल कर रहा है, तो इसीलिए वो ना विवाद खड़ा कर देता है। और विवाद खड़ा होने के बाद औरंगजेब से लड़ने लगता है 1688 में। औरंगजेब के साथ सर जॉन चाइल्ड रहता है वहाँ का अंग्रेज का, तो उसके साथ युद्ध हो जाता है। युद्ध होने के बाद जो है 1707 में जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब की। तो आपको पता होगा जब मृत्यु हो गई थी तो उतना कोई ताकतवर शासक नहीं रहा था, क्योंकि जब याद होगा आपको, पढ़ा होगा तो, जब औरंगजेब की जो लाश पड़ी होती है उसके बेटों में भाई बंटवारा के लिए लड़ाई हो रहा होता है उस वक्त। तो ये हो गया आपका औरंगजेब का। फिर गेराल्ड अंगियार, उसके बाद जो है औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसको रिलैक्स मिला, अब कोई नहीं है, अब मैं अच्छा से शासन करूँगा, मतलब जो भी है। अब गेराल्ड अंगियार आता है, उसने क्या उसको वास्तविक बम्बई का संस्थापक माना जाता है। किसको, जो है आपका गेराल्ड अंगियार को बम्बई का क्या माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है उसको, क्योंकि उसने बम्बई नगर बसाया था। ब्रिजमैन के नेतृत्व में जो है हुगली शहर मिल जाता है अंग्रेजों को। जॉर्ज चौर्नक जो है सुतीनाथा, कालीकता, गोविंदपुर मिला के एक शहर बनाता है। क्वेश्चन पूछता है किस को मिला के जो है कलकत्ता शहर बनाया है, तो ये तीनों, कालीकता, गोविंदपुर, सुतानाथी, जॉर्ज चौर्नक की अध्यक्षता में। आपका अंग्रेज का इसी तरह से वो पूरा भारत में जो है शासन कर बैठता है, इस तरह से हरा के सबको। कुछ पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे। सेंट जॉर्ज किला बनाया था कहाँ पे उसने, मद्रास में बनाया था आपका। फोर्ट विलियम कहाँ बनाया था, उसने कलकत्ता में बनाया था। फोर्ट लुई कहाँ बनाया था, उसने पौंडीचेरी में किला बनाया था। उसके बाद देखिए कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, 3 प्रेसिडेंसी रहता है, किसका, आपका अंग्रेज का 3 प्रेसिडेंसी रहता है, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, ठीक है। और उसका हेड कौन रहता है, आयर रहता है। डेनमार्क जो है 1616 में तंजौर में फैक्ट्री खोलता है, और ये जो आप स्वीडन देख रहे हो 1731 में वो चाइना से ज़्यादा संबंध रखता है। इस तरह से जो है अंग्रेजों का स्थापना हो जाता है भारत में, और फिर बाद में जो है लड़ाई झगड़े में भी वो राजनीतिक रुचि लेने लगता है और शासन करने, पूरा भारत में शासन करने लगता है। और मैं बताना चाहती हूँ ये जो आपका अंग्रेज वाला था ये तो ज़रूर नोट करिएगा।
और अगर उसके पिछले वीडियो नहीं देखा है आपने तो उसको जाके प्लीज़ देखो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कर्नाटक वॉर पढ़ाऊँगी जो फ्रांस और आपका अंग्रेज के बीच में होता है। तो मैं नेक्स्ट जल्दी ही आऊँगी उस वीडियो को लेके, और मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको अच्छा लगता हो तो मैं ऐसा जनरली बोलती हूँ लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन आएगा और मैं इसी तरह से कंटिन्यू रखूँगी पढ़ाना। और मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, बट मुझे इशू नहीं है। अगर आप लोग समझोगे, कमेंट करोगे तो मैं उससे बेहतर कुछ करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।